जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है सबका अपने YouTube चैनल पे। देखिए, इस वीडियो में हम लोग को जो एक साइंस का अनवरत सीरीज चला रहे थे, बीच में होली के कारण शायद वो डिसकंटिन्यू कर दिए थे हम, लेकिन अभी चलते रहेगा। हम बताए थे 500 प्रश्नों का यह सीरीज होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपके लिए किसी भी कंपटीशन को देने अगर जा रहे हैं ना सर, तो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। बस थोड़ा सा पेशेंस रख करके धैर्य के साथ देखिएगा, चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। 133 तक के प्रश्नों को देख चुके थे। 134 नंबर का प्रश्न है, कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। सर पहले समझ लीजिए, चार्ल्स और बॉयल्स दो नियम पूछता है, और आने वाले खास करके रेलवे टेक्नीशियन एएलपी का एग्जाम देने आप जा रहे हैं ना, तो यह क्वेश्चन सब बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है रेलवे का। तो चार्ल्स का नियम जो है ना, वो आयतन और ताप के बीच था। चार्ल्स का नियम आयतन और ताप के बीच था, जबकि बॉयल्स के नियम दाब और आयतन के बीच था। चार्ल्स ने कहा था कि एक आदर्श दाब पे किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होगा ना सर, वो तापमान का समानुपाती होता है आयतन। अर्थात जैसे जैसे क्या कीजिएगा, आप तापमान को बढ़ाइएगा, वैसे वैसे उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अर्थात आयतन भी बढ़ेगा। वैसे भी गर्म करने पे चीजें क्या होती है, फैलती जाती है, उसका आयतन बढ़ेगा। लेकिन दाब आदर्श होना चाहिए, ये चार्ल्स ने कहा था। दूसरी बात, जब दाब और वॉल्यूम की बात कर दे तो वो बॉयल्स का नियम था। बॉयल्स ने कहा था कि जैसे जैसे आप बर्तन, किसी पॉट के किसी बर्तन के गैस के लिए, दोनों गैस के नियम से ही है, जैसे जैसे बर्तन का आयतन बढ़ाइएगा तो उसमें दाब घटेगा। वैसे भी देखिए, चीजें जैसे जैसे फैलेगी ना, तो प्रेशर कम होगा। जैसे परिवार ही है या लोग ही हैं, एक लोग हैं, दो लोग हैं, तो उस पर मेरा डायरेक्ट इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है। जैसे जैसे चीजें बढ़ती जाएगी, आयतन बढ़ेगा, उस पर इम्पैक्ट घटेगा, दाब घटेगा। ये बात बॉयल्स ने कहा था, याद रखिएगा। 134 का सी हो जाएगा। 135 नंबर में, समान तापमान एवं दबाव पर, यानी दाब पर, प्रेशर पर सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या बराबर होती है। यह बात किसने कहा था। सर अणुओं की संख्या की जब बात कर रहा है ना, तो ये बात किसने कहा था, ये बात एवोगैड्रो ने कहा था। याद रखिएगा, किसने, एवोगैड्रो ने कहा था। 136 नंबर का प्रश्न लेते हैं हम लोग। 136 नंबर का प्रश्न है कि किसी गैस का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। अति महत्वपूर्ण, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान जो होता है ना सर, उसके वाष्प दाब से दोगुना होता है। परम शून्य ताप, परम शून्य ताप कहते हैं -273 केल्विन को। ये परम शून्य ताप होता है। और परम शून्य ताप वो तापमान, प्रैक्टिकली हमको नहीं लगता ये पॉसिबल है, और परम शून्य तापमान वह तापमान होता है सर, जिस पर किसी क्या होता है, सब आणविक गति मंद हो जाता है, बंद हो जाता है, स्थिर पड़ जाता है। लेकिन मतलब इस तापमान पर किसी भी पदार्थ के अणुओं की गति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। 138 नंबर का सवाल देखिए, कह रहा है जिस रासायनिक अभिक्रिया से उष्मा निकलती है, उष्मा निकलना मतलब छेप होना, छेप होना मतलब उष्मा छेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में, देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी, यानी इंग्लिश में एंडोथर्मिक उष्मा शोषी और एक्सोथर्मिक क्या होता है, उष्मा छेपी अभिक्रिया होता है। निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्मा शोषी होता है। यानी शोषी मतलब सोखना, सोखना, उष्मा को सोखना, शोषी मतलब उष्मा को सोखना। तो सर उष्मा जब भी सोखेगा ना, किसी चीज को जब आप तोड़ने जाइएगा ना, तो उसको ऊर्जा देना होगा। चाहे आदमी को भी तोड़ना है तो बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी लगाना होगा, फैमिली को भी तोड़ना है तो एक्सटर्नल एनर्जी लगाना पड़ता है। उसी तरह से अगर किसी पदार्थ का अपघटन होगा तो उसको एक्सटर्नल क्या करना होगा, आपको एनर्जी देना होगा। वह एनर्जी जिस रूप में आप दीजिए, चाहे वह ताप के रूप में दीजिए या दाब के रूप में दीजिए, ताप के रूप में दीजिए, प्रकाश के रूप में दीजिए या विद्युत ऊर्जा के रूप में दीजिए, लेकिन देना तो होगा उष्मा ही उष्मा। देना का मतलब उष्मा शोषी, इसलिए अभी क्या हो जाएगा, यह अपघटन प्रतिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। 140
प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणुओं का टूटना, अगर प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है तो वह प्रकाश अपघटन होगा, विद्युत की उपस्थिति में होगा विद्युत अपघटन होगा, और अगर किसी ताप की उपस्थिति में होगा तो तापीय अपघटन अभिक्रिया होता है। अति महत्वपूर्ण बातें ये है। आगे लीजिए, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? जो हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक प्रतीक यूज करते हैं, इसका सबसे पहले जो है बर्जीलियस ने इसे देने का काम किया था। किसने? बर्जीलियस ने सर। अति महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच है? यह तत्वों के नामों के एक आशुलिपि शॉर्ट हैंड संकेत है। ऑब्वियसली संकेत जो होगा, ये बात तो सही है, लेकिन ये पूछ रहा है कौन सही नहीं है। अगला देखिए, यह प्रतीक एक या दो अक्षरों के होते हैं। प्रतीक जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है सर? H होता है, हीलियम का Li। देखिए किसी में एक लेटर भी है, किसी में दो लेटर भी है, ये भी बात सही है। ये क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक Cl, सही है। क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक याद कीजिए Cl, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। वैलेंसी की जब बात करें तो वैलेंसी माइनस का 1 होता है। तो ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा नहीं, ये गलत बात है, यही गलत है। यही ऑप्शन आपसे वो जानना चाह रहा था कि कौन गलत है सर, कौन गलत है। 143 नंबर, निम्नलिखित में से किसे ऑरम, ऑरम किसका लैटिन नेम है? इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए ऑरम सर किसका लैटिन नेम है? ऑरम, तो ऑरम याद कीजिए आप, ऑरम किसका रासायनिक नाम है? ऑरम, ऑरम मतलब एयू, एयू मतलब गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, सोना मतलब बाबू सोना वाला सोना नहीं, सोना मतलब गोल्ड वाला सोना। तो यहाँ कौन सा सोना, कौन सा सोना? हाँ, गोल्ड वाला, धातु वाला सोना, बाबू सोना वाला सोना नहीं। 144, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन जो कोयला है, जीवाश्म ईंधन तेल भी है सर, पीट भी है, ये तो उसी का एक रूप है। चलिए, बिजली जो है ना, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। निम्न में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है? सबसे अधिकतम मान हाइड्रोजन का, सबसे अधिकतम मान हाइड्रोजन का होता है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा दृष्टि से निम्नलिखित में से सर्वोत्तम, इसमें भी हाइड्रोजन ही होगा। सबसे अच्छा ऊर्जा देने वाला हाइड्रोजन, याद रखिएगा। अति महत्वपूर्ण छपने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में। 147, निम्न में से कौन से एक ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होगा? अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, हाइड्रोजन एक आदर्श ईंधन भी है, इससे कम पर्यावरण प्रदूषण होगा। जल गैस किसको कहते हैं सर? अति महत्वपूर्ण सवाल, एग्जाम में छपने वाला सवाल, किसी भी एग्जाम में छप सकता है। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को कहते हैं, का संयोजन होता है क्या? जल गैस। अति महत्वपूर्ण छपने वाला सवाल है। 149, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाप अंगार, सेम है सर क्वेश्चन, क्या के जल गैस के या भाप अंगार के? क्वेश्चन एक ही है, याद रखिएगा। अभी देखे थे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ये संयोजन से बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के संयोजन से बनने वाला गैस होता है। अति महत्वपूर्ण, छपेगा छपेगा छपेगा। 150, निम्न में से किसका प्रयोग नौदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में? अति महत्वपूर्ण, अभी चूंकि कई हम लोग लॉन्चिंग करते जा रहे हैं, वो चंद्रयान, गगनयान, आदित्य, तो इस सब के लिए ये अभी काफी चर्चा में ये सब क्वेश्चन रहता है। तो किसका उपयोग नौदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो नौदक में ईंधन के रूप में जो उपयोग होता है वह द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। अति महत्वपूर्ण सवाल है, छपने वाला सवाल है, एग्जाम में छपेगा, यहां से सवाल याद रखिएगा, भूलना नहीं है। आगे बढ़िए। 151, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी संग्रहित किया जाता है। ये हाल ही के कई एग्जाम में सर पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ तो आप आरआरबी एनटीपीसी 2016 देख रहे हैं, लेकिन ये हाल के कई एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और साइंस के, और जो साइंस ओरिएंटेड सवाल क्वेश्चन होता है एग्जाम में, वो अति महत्वपूर्ण होता है। तो
तो देखिए घरेलू एलपीजी में जो आप जानते हैं तरल अवस्था में, इसका फुल फॉर्म ये होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड मतलब तरल अवस्था, लिक्विफाइड मतलब तरल अवस्था। 152 का सवाल देखिए, निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो अभी हम बताए एलपीजी का उपयोग। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में ये सब सवाल छपेगा। नीचे एक कथन है, घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है, आप सूंघ के कह देते हैं ना गैस क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। ये जो सूंघ के पता, नाक अगर ठीक हो, कोरोना नहीं हो, तो हम लोग जो सूंघ लेते हैं इसका मतलब पता कर सकते हैं। तो ये बात तो सही है। एलपीजी की गंध तीव्र होती है। सर एलपीजी में कोई गंधे नहीं होता है, एलपीजी में अपना गंध नहीं होता है, अपना गंध नहीं होता है, ये अडरलेश होता है। अडरलेश मतलब इसमें ये गंधहीन होता है। इसमें इथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है, किसके लिए? गंध के लिए, तब जाकर के इसमें गंध आता है। इसका मतलब है ये गलत है। इसका हो गया ए सही है, और आर रीजन आपका, ये जो कारण है वो गलत है। 154 नंबर का सवाल, गैस की उपस्थिति के कारण वह गंध महसूस होता है। गैस सिलेंडर में अभी हम बताए थे एलपीजी में किसके कारण गंध महसूस होता है, तो अभी हम बताए थे किसके कारण, इथाइल मरकप्टेन। इथाइल मरकप्टेन का सूत्र होता है, इथाइल मरकप्टेन का सूत्र होता है सर C2H6S। ये सल्फर का एक यौगिक है। इसको अगर और तोड़ के लिखना हो तो इसका आप लिख सकते हैं CH3। इथाइल मरकप्टेन का सूत्र होता है CH3CH2SH, यानी ये इथेन का थायो अल्कोहल है। इथेन थायो अल्कोहल है। SH मतलब OH मतलब अल्कोहल, SH मतलब थायो अल्कोहल। तो ये किसका है? सल्फर का एक यौगिक है। किसका यौगिक है? सल्फर का एक यौगिक है। छपने वाला सूत्र भी छपेगा, याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप थायो अल्कोहल होता है। अति महत्वपूर्ण सवाल, एग्जाम में छप जाए तो धज्जी उड़ा के आना है, छोड़ के नहीं आना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है सर जी। CNG मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, मतलब A का 3। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, B का 2। कोल गैस किसको कहते हैं? कोल गैस कहते हैं हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड को कोल गैस। छपने वाला कोल गैस किसका किसका संयोजन है? हाइड्रोजन का, मीथेन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। और जल गैस अभी देखे थे जिसको अंगार गैस भी कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। इसका मतलब हो गया सर A का 3, B का 2, C का 4 और D का 1। ऑप्शन नंबर C के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ? ऑप्शन नंबर C के साथ जाइए। निम्न में से कौन सा संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होता है? इस संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, अभी हम बताए थे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं है सर? नहीं है, तो अनुपस्थित पूछ रहा था। ये तो होता ही है, ये होता है, ये होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नहीं होता है, CO2 नहीं होता है, याद रखिएगा। 157 बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्न में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में? सर बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं, और चूंकि गोबर गैस में आप अनुभव करके देखिएगा गर्मी फील होता है। किसी प्राकृतिक चीजों के सड़ने गलने से एक गैस निकलता है, उसमें हाथ दीजिएगा गोबर में तो गर्म फील होगा। जैसे घास सड़ जाए उसमें भी हाथ दीजिएगा तो गर्म फील होगा। जहां भी गर्म हो, अर्थात या दलदल वाली जगह की बात हो, दलदली जगह से कौन सा गैस? मीथेन गैस निकलता है। और बायोगैस से कौन सा गैस? मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर C। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अभी बोले थे बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं, बायोगैस को गोबर गैस भी कहते हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल, छपने वाला सवाल, निम्न में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था?
बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले हर एक एग्जाम में सर आपसे ये सवाल पूछा जाएगा और आपको धज्जी उड़ा करके आना है, कलम तोड़ के आना है। ये स्टार लगा लीजिए कि गोबर गैस प्रणाली का किसने आविष्कार किया था? सीवी देसाई ने। किसने? सीवी देसाई ने। न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिक ने डैश का विकास किया। 10वां 7वां 6ठा से पढ़े होंगे। आवर्त सारणी के विषय वस्तु के आविष्कार में न्यूलैंड्स, डोबरेनर, मेंडलीफ, उसके बाद से आपका ये बोर्स आए बाद में, मोस्ले, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मोस्ले, सबका योगदान है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं उनके जन्मदाता यही है। कौन? मेंडलीफ हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? आधुनिक, अभी तो बताए, आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता यही है, मेंडलीफ है। मूल तत्वों का आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक भी यही है। मतलब आवर्त सारणी का ढांचा जो दिया ना, ये ग्रुप, ये जो होता है ग्रुप और ये जो होता है पीरियड, ये ग्रुप, ये वाला क्या हो गया? ग्रुप हो गया। ये जो वर्टिकल देख रहे हैं और इधर वाला क्षैतिज जो देख रहे हैं ये पीरियड। ये जन्मदाता ही कौन है? मेंडलीफ है। याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछे तो धज्जी उड़ा करके आना है सर जी। दिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? क्या तैयार किया था? रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी तैयार किया था। और क्या? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। नील बोर ने आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? सही नहीं है। हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं। एकदम सही बात है, पहला वाला सही है। समूह 13 से 12 के तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है। एकदम ट्रांजिशन मेटल, ये भी सही है। 3 से 12 तक का तत्व, इस पे एक अलग क्लास लेंगे पीरियोडिक टेबल का, तो ये बात सही है। वह तत्व जिनकी संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लैंथेनाइड कहते हैं। एक्टिनाइड ठीक है नहीं, 57 से 71 को कहेंगे, ये गलत है, ये बात गलत है। लेंथेनाइड कहते हैं लेकिन 57 से 70 को नहीं, और 89 से 103 को तो ठीक है, क्या कहते हैं? एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं, नीचे जो पीरियोडिक टेबल में होता है। ये बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। 164 का गलत पूछ रहा था। HF चिन्ह के एलिमेंट हैफनियम का नाम निम्नलिखित में से किस स्थान पर? ये जो हैफनियम है ना, ये कोपेनहेगन के स्थान पर। आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरी अवधि यानी पीरियड, थर्ड पीरियड, आवर्त का सबसे विद्युत धन तत्व और सबसे विद्युत, थर्ड में आइएगा ना सर, हाइड्रोजन, हीलियम तो उधर है, हाइड्रोजन फर्स्ट वाला ग्रुप में हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ लिथियम, सोडियम, यहाँ पे सोडियम आएगा। और थर्ड वाला चलते जाइएगा ना पीरियोडिक टेबल पे, तो यहाँ क्लोरीन आता है और यहाँ क्या आ जाता है? क्लोरीन के बाद आर्गन गैस। तो आर्गन की तो कोई बात ही नहीं होता है, आदर्श गैस है, इनर्ट गैस है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व थर्ड आवर्त में कौन होगा? क्लोरीन होगा। और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन होगा? सोडियम होगा। तो सोडियम सबसे धन हो गया और सबसे ऋण में क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवर्त सारणी में कौन से तत्व उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? इसके एक हिसाब से सबसे ज्यादा, वैसे अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछे तो फ्लोरीन का होता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का। देखिए एक वर्ड दे देते हैं, फोन कॉल, ये हमेशा याद रखिएगा, फोन उसका कॉल, हाँ फोन पे उसका कॉल। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है ना बंधुता किसका होगा? इसका, उसके बाद इसका, फिर इसका, और ये दोनों लगभग सेम होता है। तो इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से क्लोरीन हो जाएगा। याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण छपने वाला सवाल। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होगा? यानी व्यास मतलब त्रिज्या बड़ा होगा, त्रिज्या मतलब आकार बड़ा होगा। तो देखिए आवर्त सारणी का एक बात बताते हैं, आवर्त सारणी ये ग्रुप होता है सर, और ये आवर्त होता है इसे। तो किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, जबकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे आकार घटता है। तो इधर जब ये सब एक ही ग्रुप का 17 का तत्व है, ग्रुप 17 में आइएगा ना, तो एक हमारा वीडियो भी पड़ा हुआ है, शॉर्ट्स में देख लीजिएगा। ग्रुप 17 का एक हम आपको ट्रिक दिए थे, ग्रुप 17 में कौन कौन आता है।
FCl, Br और I और AT, एडेटिनम। फिर कल बाहर आई आंटी, छोटकी आंटी वाला ट्रिक दिए हुए थे। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे इसको क्या कहते हैं, हेलोजेंस ग्रुप कहते हैं। तो ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ते जाता है सर, और जब साइज बढ़ रहा है तो F से बड़ा साइज Cl का होगा, Cl से बड़ा Br का होगा, इससे बड़ा आयोडीन का होगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से सबसे बड़ा भाई कौन हो गया, आयोडीन हो गया। सबसे बड़ा परमाणु आकार आयोडीन का, सबसे बड़ी त्रिज्या आयोडीन की, सबसे बड़ी व्यास आयोडीन की। ठीक है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है सर? हो ही ली बे बकनो बने नमग अलसी पस्कलर। तो इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, 1 2 3 4 5। तो 3 नंबर में कौन है, लिथियम है। 3 नंबर में भाई कौन है, लिथियम है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो 169 तक का सीरीज अभी अनवरत चल रहा है, तो आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए सर। हम आपके लिए अनवरत बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।